morning, everyone. Welcome again to one of the lecture series of DC circuits, जो कि हम लोग हमारे इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए हम लोग कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इसके प्रीवियसली तौर के ऊपर कि किस तरह से हम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो साइंस है उसे हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था। आज हम इस लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो मेरे पास डीसी सर्किट्स हैं, इन डीसी सर्किट की बेसिक फंक्शनलिटी जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। आज इसी में थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इनके फर्दर डिवीजन और क्या हो सकती है और बेसिक डेफिनेशन और क्या हो सकती है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिक डेफिनेशन के तौर के ऊपर हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं, दैट इज मीन बाय पैसिव एलिमेंट्स एंड एक्टिव एलिमेंट्स। अब हम दो चीजों की पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर डिफरेंस के बारे में। तो प्रोमिनेंट से उससे बात करते हैं हम लोग कि आपके पास में जितने भी हमारे पास में डिवाइसेस हैं जो कहीं ना कहीं तौर पे पावर का एब्जॉर्प्शन लेके कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे मेरे सामने मेरे पास एक कैमरा है कैनन का, उस कैमरे के अंदर एक बैटरी या फिर मेरे पास एक होम डमी बैटरी से ये चल रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल पावर लेके ये मेरा लेंस के थ्रू मेरे को कैप्चर कर रहा है। या फिर आपके पास में मेरे पास में ऊपर लाइट है जो कि एक तरह से मेरे रूम के अंदर लाइट प्रोवाइड कर रही, कैसे प्रोवाइड करी, कुछ पावर उन्हें कंज्यूम करी है और लाइट प्रोवाइड करी है। इट मींस इट्स आल्सो वर्क ऑन सम टाइप ऑफ एलिमेंट जो कि पावर का एब्जॉर्ब करके किसी तरह से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह के अलग अलग एलिमेंट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे एब्जॉर्ब करके किसी भी तरह से आपको आउटपुट देते हैं इन टर्म ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। तो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें हम लोग या फिर लाइट एनर्जी के टर्म्स के अंदर बात करें तो आपके सीएफएल बल्ब्स के हो सकते हैं। प्रेशर एनर्जी की बात करें तो हम ऑक्सीजन लेवल जो हमारे बनते हैं उनकी टर्म्स के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हम बात करते हैं कि जो भी एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके कुछ ना कुछ आउटपुट के फॉर्म में पावर देते हैं आपकी, तो हम उनको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर हम लोग ये बात करें तो कॉमन जो हमारे पैसिव एलिमेंट है जो कि हमारे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोर्स से पाए जाते हैं वो तीन पाए जाते हैं, दैट इज आर, एल एंड सी। आर एल सी मेरे तीनों क्या है, मेरे पास पैसिव एलिमेंट्स है। ये वो पैसिव एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, मेरे पावर का कंजप्शन करते हैं। सो फ्रॉम एनी डिवाइस तो हमें बात कर सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट क्या हो सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एनी एलिमेंट विच कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। वैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि ऐसे जितने भी एलिमेंट जो कि आपको पावर दे रहे हो, जैसे आपका छोटा वाला जो है लीड सेल होता है आपके पास में, जो कि आपके घड़ी के अंदर चलता है, में आपकी घड़ियों में चलता है, ठीक है, छोटी वाली जो हैंड क्लॉक वॉच क्लॉक होती है उसमें चलता है। या मैं आपको बताता हूँ मेरे कैमरे के अंदर भी मेरे की सेल लगे होते हैं। या आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेशन के थ्रू आ रही है, या हमारे आप लोगों ने जो आपके लैब्स में बीटेबल लैब्स में हमारे सोर्स देख रखे, वेरिएबल सोर्सेज देख रखे हो, या फिर आपके आज के इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो चार्जर्स आते हैं जो कि किसी तरह से पावर दे रही है एसी से डीसी कन्वर्ट करके, दे ऑल आर द एक्टिव सोर्सेस। बिकॉज एक्टिव सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि या एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि किसी भी तरीके से पावर डिलीवर करते हैं सर्किट के अंदर। तो बाय दिस डेफिनेशन आप यहां से कह सकते हैं एनी एलिमेंट विच कैपेबल of delivering power in circuit is known as passive elements। और इनके पैसिव एलिमेंट के जो कॉमन हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं दैट विल बी वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस।
ठीक है, ये दो चीज समझिएगा कि एक्टिव एलिमेंट हाँ दो तरह के हम बेसिकली पढ़ते हैं हमारे, एक तो होते हैं वोल्टेज सोर्स, एक होते हैं करंट सोर्स, और पैसिव एलिमेंट तीन तरह के होते हैं आर एल सी। तो अब एक बेसिक मैंने आप लोगों को यहां से समझाने की कोशिश की है, व्हाट इज मीन बाय एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, इसके बारे में एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं यहां से हम लोग। मैं नेक्स्ट चीज आप लोगों से बात कर रहा था कि इन केस हम लोग ये बात करें कि कभी हम लोग सोर्सेस को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करने की कोशिश करें कि हमारे एक्टिव एलिमेंट, या फिर हम कभी डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो प्रॉपरली बात करें कि मेरे पास डीसी के कितने तरह के एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, डीसी के अंदर कितने एक्टिव एलिमेंट या सोर्सेस होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बात करें एक्टिव एलिमेंट या सोर्सेस के रूप में बात करें। सोर्सेस क्या होते हैं, मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी कि डीसी सोर्सेस से एक्टिव एलिमेंट किसी भी डीसी सर्किट में, बात ध्यान रखिएगा मेरे जो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं जो डीसी पावर दे रहे हो, या फिर डीसी की फॉर्म में डायरेक्ट करंट के फॉर्म में पावर दे रहे हो, और दूसरे हो सकते हैं जो अल्टरनेटिव करंट के रूप में पावर दे रहे हो। अब डीसी एसी का अंतर क्या है, अब इसकी लड़ाई झगड़ा समझते हैं हम लोग। डीसी का मतलब ये होता है कि आपको वो कॉन्स्टेंटली रूप से एक ही तरह का वोल्टेज या एक ही तरह का करंट आपको दिखा दे रहा हो। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसकी सब चीजों को समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय डीसी एंड व्हाट इज मीन बाय एसी, ताकि हमें तकलीफ नहीं आगे जाने के अंदर। डीसी का मतलब होता है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट के अंदर, कभी अभी लो या आप एक घंटे बाद देखो, वो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है आपके स्विच बोर्ड से या किसी पर्टिकुलर पैनल से, उसका वोल्टेज हर समय कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। मगर अल्टरनेटिव करंट के केस में हम बोल सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर साइनसोइडल वेवफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, तो हो सकता है कि 10 घंटे बाद उसकी वेवफॉर्म का जो वोल्टेज आप देख सको, वो माइनस की वैल्यू भी हो सकती है और प्लस का 10 वोल्ट भी हो सकता है और माइनस का 10 वोल्ट भी हो सकता है। इन सेंस हम बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट के अंदर हमारी वोल्टेज की वैल्यू टाइम के सेंस के अंदर क्या होती है, चेंज होती है, मगर साइक्लिक वेव में चेंज होती है। क्या होता है वो समझेंगे, साइक्लिक वेव भी समझेंगे इसका हम लोग। मगर बेसिक जानकारी भी समझना ही चाहिए कि डीसी करंट के अंदर क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज और करंट का, इट रिमेन सेम। तो अब यहाँ से हम लोग बात करें जो डीसी सर्किट में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो डीसी सर्किट का मतलब बेसिक ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली एक करंट दे रहे हैं जिसकी वैल्यू हसे हमारी क्या है, कांस्टेंट इन नेचर है। अब इस तरह के जो कांस्टेंट इन नेचर जो वोल्टेज जो करंट मिल रहा है, उसको दो भाग में हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसको दो भाग में जब हम बांटते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस की, और एक होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब थोड़ा लेम भाषा में बात करना चालू करते हैं, ताकि हम बोरियत से भरे लेक्चर से बजाय थोड़ा ऑटोनोमस, थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में समझना चालू करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर ना होके कहीं ना कहीं हमें समझने की कोशिश होना चाहिए सब्जेक्ट को। तो हमें बात करें जितने भी टाइप के, हम नॉर्मली रूप से बात कर रहा हूं मैं, अब डे टू डे लाइफ में जितने भी तरह के सोर्सेस देखते हैं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस। वो सभी क्या होते हैं, मेरे इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। मगर हम एक स्पेशल टाइप के सोर्सेस भी बनाते हैं, जो कि हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब ब्रांच में आते हैं तो हम बात करते हैं दैट इज मीन बाय एक्सेप्शनल सोर्सेस दैट आर डिपेंडेंट सोर्सेस। इनका अधिकतर इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं सोर्सेस, दे ऑल आर हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस की परिभाषा क्या होती है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस की परिभाषा हमें ये कहती है कि मेरे वो सारे सोर्स जो कि किसी भी सर्किट के पैरामीटर पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब ये पैरामीटर क्या होते हैं ये समझना, अब बात को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। ठीक है, एक सर्किट इसके लिए समझाना चाहूंगा सबसे पहले मैं यहां से। ये एक मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब इसके अंदर थोड़ी चीजें और मैं एक एक करके आपसे लेता रहूंगा, प्लीज मेक सम नोट्स और उसको थोड़ा समझ ध्यान से समझिएगा। यहां पर मेरे पास एक डीसी सोर्स है जिसको एक वोल्टेज
डीसी वोल्टेज सोर्स से समझा रहा हूँ कि मेरे पास में डीसी वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, यहाँ पर डीसी वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। ठीक है, थोड़ा बात समझिएगा। यहाँ पर मेरे पास में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब मैं ये कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सोर्स से 20 वोल्ट जब मेरे को मिल रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ 20 वोल्ट का वोल्टेज में दे रहा हूं सर्किट के अंदर, तो ये किसी भी पैरामीटर पे निर्भर नहीं है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि मेरा जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज पे निर्भर करता हो, V1 पे निर्भर करता हो, या फिर हो सकता है इसमें बहने वाले जो करंट है, ऊपर वाला करंट है, इस पर निर्भर करता हो, तो हम बोलते हैं उसे डिपेंडेंट सोर्स। अब उसको दिखता कैसा है, अब दिखने की बात अलग करते हैं, सबसे पहले समझने की बात करते हैं। तो कभी हम बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्स पर सर कैसे दिखेंगे। डिपेंडेंट सोर्स आप ये कहेंगे कि कभी मुझे यहाँ से कुछ वोल्टेज चाहिए किसी भी तरह का इस पर्टिकुलर पार्ट से, तो बोलेगा 20 मल्टीप्लाई बाय I2। इट मीन्स ये जो करंट है वो तुम्हें बताएगा कि यहाँ से कितना वोल्टेज जाना चाहिए। लेट अस अज्यूम एक निर्भरता की हम बात करते हैं कि कभी इस पर्टिकुलर I2 के अंदर आपकी करंट की वैल्यू हो जाती है 1 एम्पियर, तो अभी वोल्टेज सोर्स बोलेगा कि मैं अपने पास से वोल्टेज की वैल्यू होता हूँ 20 वोल्ट, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 1। कभी करंट की वैल्यू घट के हो जाती है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स लगा है इसकी वैल्यू घट के क्या हो जाएगी, 20 माइनस 0.5 10 वोल्ट हो जाएगी। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि करंट या वोल्टेज जो कि मेरे अंदर के पैरामीटर पे, उसके पैरामीटर पे मेरा जो वोल्टेज जो दे रहे हैं या फिर हम जो करंट दे रहे हैं उसके हम निर्भरता करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, जो कि ऊपर हमने लिखा हुआ है। मगर अभी हम इस तरह के सोर्सेस की बात कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह के सर्किट के पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है। तो हम बात करेंगे सोर्सेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। और इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, सोर्सेस whose magnitude depend on circuit parameter। ठीक है, जो कि सर्किट पैरामीटर पे निर्भर करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, एक जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू अंदर जो हो रही है उस पर निर्भर करते हो, और एक निर्भरता नहीं है, वो जितना वोल्टेज उतना वोल्टेज आपको देंगे। अब थोड़ी एक बात और समझ लेते हैं चीजों के बारे में। आप लोग कभी कभी मैं आपको सिंबल समझाता हूं तो सिंबल थोड़े समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से ये चीज चालू करने के पहले मैं कुछ बहुत बेसिक चीजें ले रहा हूं ताकि आपको जब मैं सर्किट समझाऊं तो सर्किट समझना थोड़े आसान रहे, जो मैंने नॉन इंजीनियर बनने हैं। जब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी और चीजें समझते हैं हम लोग यहाँ से। जब हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल कौन से सेल बोले तो क्या, हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। कौन से सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे सेल जो आपकी घड़ी वगैरह के सेल्स आते हैं, उनको कभी हम लोग दिखाना होता है, उनको रिप्रेजेंटेशन सिंबल से दिखाना होता है। उनको दिखाने का सिंबल ये होता है। ठीक है, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब होता है एनोड और नेगेटिव का मतलब होता है कैथोड। ठीक है, इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझिएगा बेसिक। अगली चीज होती है सिंबल के रूप में समझाने की, हम बात करते हैं हमारे डीसी सोर्सेस समझाते हैं। ठीक है, अब डीसी सोर्स, ये तो डीसी सोर्स है, वोल्टेज तो दे ही रहा है ना, तो इन दोनों में अंतर क्या, अंतर होता है एक पार्ट में आगे आपको समझाऊंगा, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। अब ये क्या बला है, इस बला को थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये बार बार ये बाद में आपको समझ में आएगी। ये कहती है कि मैंने कभी किसी सर्किट को एसी सोर्स दिया है, तो बीच में रेक्टिफायर कुछ ऐसा काम करता है कि तुम्हें इसके बाद में प्योर डीसी मिलना चालू हो जाती है। इट मींस ये बेसिकली तौर पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है।
और यहाँ पर जो मुझे डीसी मिल रही है उसको सिंबॉलिक रूप से मुझे दिखाना हो तो ऐसा दिखाते हैं, एक राउंड सर्कल में प्लस और माइनस देते हैं और उसके अंदर कितना वोल्टेज है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कैपिटल बी से, और यहाँ पर सेल का वोल्टेज कैपिटल ई से दिखाते हैं। ये दोनों का अंतर होता है। रेक्टिफाइड जो मेरे पास सोर्सेस का जो हमारा आउटपुट होता है उसको दिखाने का दिखी चीज, और मेरे सेल्स में जो आउटपुट मिलता है उसको दिखाने का तरीका अलग मिलता है। एक और चीज जो हम यहाँ से एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं आप लोगों से। अब मैं आप लोगों से बात करते हैं दो अलग अलग सोर्सेस के बारे में। उसके पहले थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। कोई डीसी सर्किट है और डीसी सर्किट में सबसे पहले हमें पैसिव एलिमेंट जो वन ऑफ द पैसिव एलिमेंट है उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को समझना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, एक बार समझिएगा इस चीज को। तो मैं यहां से सबसे पहले आपके जो पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या कंज्यूम करते हैं। तो वन ऑफ द पैसिव एलिमेंट तुम्हारे पास में होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये क्या बला है, पहले इसका सिंबल वगैरह समझते हैं फिर इस बला को भी समझते हैं। ये इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। सिंबल मतलब क्या होता है, इसको दिखा कहीं पर भी सर्किट में दिखाएंगे कैसे, इस तरह से दिखाएंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट है, जो कहीं जगह की मैं कहीं फॉर्मूला में लिखूंगा तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम्स, ओम। और इसको सिंबॉलिक रूप से समझाने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब ये तीन चीज समझ ली। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट। रजिस्ट मींस रोकना या अपोजिशन प्रोवाइड करना। तो रजिस्टर किस चीज को अपोज कर रहा है, तो बोलते हैं कि एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम रेजिस्टेंस की किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लेते हैं। डेफिनेशन की इसकी बात करें, इसके अंदर बोलते हैं resistance is a element, it is an element which oppose the flow of electron या फिर करंट। इट मींस मेरा रेजिस्टेंस वो चीज है जो मेरे सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले मैंने आपको बताए थे, या फिर करंट, उसके फ्लो का अपोजिशन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि हमारा लेटर जो मेरा सर्किट है, ठीक है, ये मेरा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में कभी इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, तो कभी हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू है, तो यहाँ पर मेरे पास में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम ये होता है, ये समझाने का तरीका होता है कि आपके कितने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए हैं। इसको थोड़ा मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश, आपको थोड़ा बेटर लगेगा समझाने की कोशिश, थोड़ा मैं अपनी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे मैं आपको लेम भाषा में मैं आपको लेट अस समझिए, हम लोग 12वीं भाषा में बहुत बेसिक कंसेप्ट समझते थे। सर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलता है, इसकी बाहर की शेल या कक्षाओं के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमें बोलते हैं कि सर इसकी शेल जितनी बड़ी होती है इलेक्ट्रॉन उतने ढीले रूप से बाहर पाए जाते हैं, जितने दूरी के ऊपर होंगे उतने ढीली रूप से हमारे बाहर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि मेरी बाहरी अवस्था में पाए, बाहरी शेल में रखे हुए हैं, अब बहुत ही ढीली अवस्था में पाए हुए हैं, मगर ये अभी इस पर्टिकुलर एटम से छूटे हुए नहीं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को में घूमे नहीं है। ऐसा समझ लो, ऐसे तुम्हारे पास इस पूरे एक कंडक्टर के अंदर 100 तरह के एटम्स हैं, 100 एटम है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी जब बाहर छिटका हुआ इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिला नहीं है। अब ऐसी अवस्था में जो मेरा पास, ऐसी अवस्था में जो मेरे पास कंडक्टर मिलेगा जहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएगा, उसे हम कहेंगे कि यहां पर रेजिस्टेंस मेरा बहुत ज्यादा है। क्यों रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा समझाता हूं, करंट की परिभाषा समझाता हूं। करंट की परिभाषा में हम कहते हैं जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन खुले रूप से पाया जाता है और घूमता हुआ दिखता है हमें, मतलब whenever the rate of change of current will be took place in a circuit we will call current।
अब जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन खुली अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे कि मेरा सर्किट कैसे काम कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इट मीन्स क्या कहेंगे, जितने ज्यादा मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। ठीक है, ये बात समझिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे मीन्स करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है और रेजिस्टेंस घट रहा है मेरे उसके साथ में। ठीक है, इतना मतलब समझिएगा। अब इस अवस्था में थोड़ा बहुत समझिएगा इस चीज को आप लोग कि लेट अस अज्यूम कभी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन को ही नहीं पाए गए हैं। यहां पर मैं लगाता हूं एक बैटरी का सेल। बैटरी का सेल क्या करेगा, यहां से उठाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे 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 और यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एटम होगा, उसको मारेंगे मारेंगे जोर का धक्का, और जोर का धक्का मारने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुटा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते हो सकता है कोई और एटम के इलेक्ट्रॉन को और फ्री व्हील कर दे, और हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो सीधे अवस्था में जा रहे हो ये वापस इसी जगह चले जाए। मगर जो धक्का है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मार रहा है ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन छूट सके, तो जितना ज्यादा यहाँ पर मेरा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे फ्री होते जाएंगे। ये फंडामेंटल समझे ना। जितने ज्यादा मैं जोर का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश मारूंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ईएमएफ मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। इट मीन्स ये मेरा वो धक्का होता है, अभी वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल रूप से जो कि मेरे इलेक्ट्रॉन के किसी सर्किट में घुमाने के लिए काम देता है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई की वैल्यू जितनी ज्यादा मेरी बड़ी होगी उतना जोर का धक्का मार के जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि कोई बॉल है आपके पास में, कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ लो कि मेरे पास में एक तरह का धक्का है या फिर मेरा बल है जो कि बॉल के रूप में मैं इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा हूँ। कभी जितने धीमे तरीके से मैंने बॉल को फेंका है उतनी कम जगह जाएगी, या फिर जाएगी तो बहुत धीमे धीमे फ्लो होगा, और जितनी जोर से मैं हिट करूंगा उतनी तेजी से गति से इलेक्ट्रॉन या फिर मेरी बॉल घूमना चालू होगी। समझे आप लोग। तो बोल रहा हूँ कि जितना जोर से मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया उतनी जोर से मेरे इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे मेरे एटम को, और उतने ज्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे एटम से छिटके बाहर आएंगे। क्यों एटम छिटके बाहर आएंगे, अब ये भी समझे कि हम इलेक्ट्रॉन को चाहिए क्या, हम समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो मेरी आखिरी सेल के अंदर बैठा होता है उसे बहुत बहुत जरा सी एनर्जी चाहिए होती उस पर्टिकुलर एटम से निकलने के लिए। तो जो नेसेसरी जो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हम इस इलेक्ट्रॉन से देते हैं उसको बाहर निकलने के लिए। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे एक दूसरे से टकरा टकरा के मिलते हैं हमें, हम उससे हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और उतना ज्यादा हमारा करंट सर्किट में फ्लो होते जाता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो चले गया, फिर और इलेक्ट्रॉन था तो और चले गया, और इलेक्ट्रॉन फिर चलते जाते हैं चलते जाते हैं, और इस तरह से बोलते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और बोलते हैं सर्किट मेरा क्या है, एज ए कंडक्टर काम कर रहा है। और यहां से एक और बहुत अच्छा नियम आता है। कौन सा नियम आता है इससे एक और अच्छा, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। कौन सा नियम कहलाता है यहाँ से, कौन नियम, ओम्स का नियम आता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है द वोल्टेज इन अ सर्किट। हम कभी किसी सर्किट में किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो जो करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जितना ज्यादा मैं सर्किट में वोल्टेज लगाऊंगा उतने ज्यादा सर्किट में करंट या फिर इलेक्ट्रॉन काटेगा, उतना ज्यादा मेरा करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ओम्स का नियम आता है V is directly proportional to I। अब क्योंकि यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं R। R क्या है, मेरा एक तरह का कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो थोड़ा नियम समझ में आया होगा आपको दोनों चीज कि V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है। तो अब बेसिक एनालॉजी समझे होंगे आपकी व्हाट इज बेसिक मीन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से अपोजिशन का मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को। अब कभी आपको ये बात समझ में आती है तो एक बहुत अच्छा नियम आपको यहाँ से ओम्स का नियम समझ में आया, V इक्वल टू आई आर। जब जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसके संबंधित हमारा करंट बढ़ता जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि ये हमारा क्या करता है,
अपोजिशन। तो ये अपोजिशन दोनों तरफ देगा, बहुत स्पेशल चीज समझिएगा यहाँ पर। मैं पॉइंट नोट करा देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफर अपोजिशन इन बोथ AC as well as DC सर्किट। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आप सब लोगों से जो अपोजिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये ना सिर्फ मेरी जो डीसी सोर्सेस है, डीसी सोर्सेस टाइप की जो सर्किट है वहां लगेगा, मैं जो एसी सोर्सेस सर्किट है वहां पर भी अपोजिशन लगेगा। इसीलिए हमें ध्यान दीजिएगा, जब मैं आगे आपसे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस आर द रियल अपोजिशंस। क्या वर्ड कहूंगा मैं आपसे? रेजिस्टेंस आर द रियल अपोजिशन। पहली चीज, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सही में जो मेरा अपोजिशन करते हैं उसे कौन करते हैं? रेजिस्टेंस ही करते हैं। अब ये बात आप लोगों को समझ में आती है, तो रेजिस्टेंस का आपको नियम मैंने समझा दिया। तो यहां से एक इसका फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का, उसको समझेगा, जहां पर कि हम एक टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इसको एक और टर्म से समझाते हैं लोग जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये टर्म क्या होती है समझिएगा, इसे बोलते हैं, फॉर्मूला बोलता है R इक्वल टू रो L बाय ए, वेयर रो बोलता है हमारी, रो बेसिकली हम बोलते हैं हमारी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, या फिर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को। L का मतलब है लेंथ ऑफ मटेरियल। अब इस पूरे फॉर्मूले को समझेंगे और रेजिस्टेंस का फंडामेंटल समझेंगे, इसके एक्सपेक्ट में क्या हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये बात थोड़ी आगे, थोड़ी बात मैं आपको समझाने लायक बताता हूँ, ठीक है, इसी के संबंधित एक बात समझाता हूँ। एक बात समझिएगा, लेट अज्यूम आपके पास में एक पानी की पाइप है, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा अपने वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा, एक पानी की पाइप है आपके पास में, जहां से कुछ पानी आपका फ्लो हो रहा था एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है। अब मान के चलिए किसी कारण से दूसरी एक एंड के ऊपर, आपके जो सेकंड एंड है या बीच का जो एंड है, वहां पर कुछ आपके जो कैल्शियम है, कैल्शिफिकेशन हो जाता है और कुछ जगह के ऊपर आपकी मोटे मोटे अंदर से परत बन जाती है, जिस कारण यहां पर कुछ एरिया से पानी नहीं फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये जो मैं ग्रीन कलर यहां से कोड कर रहा हूं, और कुछ ऊपर से भी मेरा कैल्सिफिकेशन हो गया है, और जिस कारण की ऊपर से भी करंट मेरा फ्लो नहीं कर रहा है। इससे क्या फर्क होगा? हम बोलते हैं कि यहाँ पर कभी स्ट्रीम लाइन के अंदर मेरा कैल्सिफिकेशन या फिर यहाँ पर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो चुका है। अभी क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओवरऑल कितना था? ये था पूरा। अब क्योंकि मेरे पास कैल्सिफिकेशन जम चुकी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या क्या रह चुका है? सिर्फ ये इतना छोटा सा। इट मींस मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एरिया A1 था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो चुका है? A2। इट मींस A1 की वैल्यू बढ़ी है किससे? A2 से। एक बात समझिएगा, पाइप के अंदर पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा था क्योंकि कोई कैल्सिफिकेशन था, धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन जमने का दो जगह से मेरा पानी बहना बंद हो चुका है। अब से छोटा सा एरिया वहां से पानी बह रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहां से सिर्फ अंदर के छोटे से एरिया से पानी बह रहा है, तो मेरा जो पानी का जो फ्लो है, जहां से पानी फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रेट को हम आई लिखें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस हमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते जाएंगे, मेरी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्या ऐसा होगा? तो ऐसा तो केस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग करंट की वैल्यू को बढ़ाना हो, तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को
बढ़ाना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। तो यहां से इसका मतलब ये है, इसके एक और टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टर। एक और टर्म आप लोगों के सामने लेनी है। कंडक्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं जी से, एंड इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है सर्किट में। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या, कि ये सर्किट में करंट के फ्लो को साथ देगा, ठीक है, अपोजिशन ना करते उसके, अलोंग विथ रहेगा, साथ देगा, तो उसको क्या बोलते हैं कंडक्टेंस। उसके साथ में कंडक्ट होगा, उसके साथ में बहना चालू होगा, उसकी सहायता करेगा। तो बोलते हैं यहाँ पर, कभी मैं आप लोगों से यहाँ बोल रहा हूं तो इसकी वैल्यू जैसे इनवर्स में हम कहेंगे कि आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और एक साइड में आप लोगों के लिख देता हूं कि कभी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाना पड़ेगा। यहां से एक बात समझिए, इट मीन्स करंट जितना ज्यादा चाहिए ये आपको एरिया बड़ा चाहिए होगा, और जितना करंट की कम वैल्यू चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा करना पड़ेगा। ए की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी दो कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैं इसको आपको करंट से संबंधित कराता हूं। अब समझिए मेरी पाइप ना होते हैं, मेरी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर मेरी जो नीचे और ऊपर का एरिया है एज ए रेजिस्टेंस या फिर एज ए फ्लो ऑफ मीडियम, माने जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो कभी यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत ही छोटा पैसेज मिल रहा है जहां से मेरे इलेक्ट्रॉन को मैं बाध्य कर रहा हूं यहीं से निकलने के लिए, यहां से मैं, और जितना एरिया कम हो उतने कम इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से निकल पाएंगे। मतलब इस एरिया से तो कोई इलेक्ट्रॉन या कोई मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है। तो इस कारण यहाँ से बोलते हैं कि एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मेरे यहाँ से निकलते हुए जाएंगे, जितना कम होगा उतनी छोटी स्पेस मिलेगी। अब एक और कंसेप्ट यहाँ से समझते हैं जिसको हमें आपसे बात करा था कि लेंथ का क्या फंडामेंटल है। तो अब यहाँ से बात करोगे कि सिस्टम में जितनी ज्यादा लेंथ मिलेगी उतने ज्यादा मुझे एटम्स मिलेंगे वहां से निकलने के लिए, या फिर उतना ज्यादा मेरे पास में ब्लॉकेज होगा सिस्टम का। तो यहां से कंडक्टिविटी कंसेप्ट ये समझिए कि यहाँ पर जितनी ज्यादा मेरी लंबी पाइप मिलती जाएगी सिस्टम को उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा फ्लो कम होते जाएगा। इसको आप ऐसा समझिएगा कि आपने एक पानी की पाइप लीजिएगा, पानी के पाइप को एक टोटे के ऊपर रखिएगा, ठीक है, चालू करिएगा। कभी आप बहुत पास में उस पानी को आप फ्लो को देखेंगे तो बहुत तेजी से पानी का फ्लो आपको दिखाई देगा, मगर वही पानी के पाइप को आप जोड़ के 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी पे रखिएगा तो आपके पानी का फ्लो कम होता हुआ दिखेगा। क्यों फ्लो होता हुआ कम दिखेगा, क्योंकि आपका जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर पॉइंट आपके कम हो चुके हैं, जिस कारण की आपका जो रेट है, जो पानी का फ्लो हो रहा है वो कम हो रहा है। उसी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कि क्योंकि आपके पास में इसके अंदर लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होते हैं वो हमारे कम होते जाते हैं, जिस कारण के हम बोलते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की हमारे करंट के अंदर जी के रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें तो मेरा जी की जो वैल्यू होती है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वेयर हम लोग बात करते हैं जी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे कंडक्टिविटी घटती और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां से हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी देते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, या फिर कितना बड़ा एरिया है उससे फर्क पड़ता है। और थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मटेरियल। मटेरियल इन सेंस ऐसा नहीं कोई भी मैंने लकड़ी लगा दी लकड़ी में से करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर मेरे मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मैनर क्या होता है, रेजिस्टेंस का मैनर आपको समझाया कि मेरे इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, ठीक है। कभी सिस्टम में मेरे कोई लेटेस्ट में मेरा मोबाइल है या मेरे पास ये पेंसिल है, ये पेंसिल इसमें प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके अंदर जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी अवस्था के अंदर, या फिर मेरे जो एटम है वो बहुत ही जोर के पकड़ के बैठे होंगे मेरे इलेक्ट्रॉन को, मेरे इलेक्ट्रॉन को भी इसको धक्कुश भी मारता है तो जल्दी से मेरे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि ये रेजिस्टिव एलिमेंट है, मतलब इसके जो एटम है इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर के पकड़ के बैठे हैं। वैसे एलिमेंट कौन कौन से, जैसे लकड़ी हो गया, आपका रबड़ हो चुका है, ठीक है। ये सारे वो एलिमेंट है जहां पर कि मेरे एटम को
एटम जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर का पकड़ कर बैठा हो आखिरी सेल को, और कोई इलेक्ट्रॉन के पुश के बावजूद वो बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जहां पर के हल्का सा धक्के के बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री मात्रा में मिलने लग जाते हैं, वो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, उसमें हम बोलते हैं हमारे हाईएस्ट जो एलिमेंट होते हैं जो कि थोड़े से धक्के के ऊपर निकलना चालू हो जाते हैं, उनका सबसे पहला नाम होता है मेरे पास गोल्ड, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है मेरे पास एल्यूमिनियम, फिर आता है मेरे पास में कॉपर, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड। तो एस पर हम लोग रेजिस्टेंस के इंक्रीमेंट की बात करें तो मेरा रेजिस्टेंस इस तरह से इंक्रीमेंट होना चालू होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज करना चालू करता है और ऊपर की तरफ कंडक्टिविटी बढ़ना चालू होती है, कंडक्टेंस बढ़ना ऊपर की तरफ चालू हो जाता है। इट मीन्स आपके घरों में क्या फिर गोल्ड लगाना चालू कर दो? नहीं, हम गोल्ड लगाना नहीं चालू करते, जल्दी हमारा बहुत ही हेवी और बहुत ही प्राइसलेस होता है, तो हम गोल्ड को नहीं लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सिल्वर भी लगा सकते हैं, और भी उससे थोड़ा महंगा है वो भी। एल्यूमिनियम को क्यों नहीं लगाते हैं? तो एल्यूमिनियम को नहीं लगाने का कारण होता है कि एल्यूमिनियम मेरा बहुत ही फ्रेगाइल होता है, मतलब हल्का सा हम उसको ओपन से तोड़े मोड़ेंगे तो हमारा आसानी से टूट जाएगा। मगर फिर हमारे बाहर के जो हमारे हम देखते हैं कंडक्टर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे थे, वहां एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो एल्यूमिनियम हम असल में पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बीच में हम एक स्टील की रॉड लगाते हैं और स्टील की रॉड के आसपास में हम एल्यूमिनियम को फेंक रखते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे स्टील की अच्छी होती है, तो उसको टूटने या बिखरने नहीं देता है। ठीक है, वो SCSR का मटेरियल का बना होता है। हम इसलिए ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम को हर जगह इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में। हम जिसका इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉपर का बेसिकली तौर पे। सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होता है? तो हमारा सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमारा पाया जाता है हमारे ग्रेफाइट मटेरियल के या ग्राफीन के अंदर, और जो मोस्ट पॉसिबली हम बात करते हैं डेट इज हमारे हीरे के अंदर। ठीक है, डेट इज अ पार्ट, तो बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल। एक आखिरी चीज बच गई है जिसका मैं आखिरी में आपका नाम लेके थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, that is it is also depending upon टेम्परेचर। अब ये क्या नई बला बता दी, तीन चीज तो समझ में आ गई थी, तीन चीजें समझ में आ गई थी। रो समझ में आया था, मटेरियल डिपेंडेंट, आल एल समझ में आ गया था कि लेंथ डिपेंडेंट, ए समझ में आ गया था एरिया। रो का मतलब समझ में आ रहा है ना? रो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है? मटेरियल के बारे में बता रहे हैं कि मटेरियल कैसा है। जितनी ज्यादा मेरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उसके रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ज्यादा उसका कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका टेबल मैं अलग से बताऊंगा, बस आज थोड़ा सा कंपारिजन समझा था ताकि मैं आपको आगे की चीजें समझा पाता। ये जो बहुत पहले वाली चीज थी ये समझाने के लिए मेरे को पहले समझानी पड़ी आपको। हम इसके ऊपर भी जाएंगे, पूरा नॉर्मली उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसा है, और फिर इसको हम एंड करते हैं इसको, इस टॉपिक को यहाँ पर। ठीक है, 1+α T2 - T1। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अभी ऊपर ऊपर ली है, कारण उसका ये है कि मैं सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ मैं आपको रेजिस्टेंस का, ताकि मैं जब डिटेल में आपको समझाना चालू करूँ उसके एक एक कंसेप्ट के बारे में तो आपको दिमाग में रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R2 का मतलब होता है कि मेरा फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस, T2 का मतलब है फाइनल टेम्परेचर, T1 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, और आखिरी चीज अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तीनों के मतलब समझना स्टार्ट करिए कि सबका मतलब और सेंस क्या कहलाता है। अल्फा एक बहुत एक तरह का एक कांस्टेंट क्वांटिटी आप मान लीजिए। हमें चाहते हैं, आइडियली हमें चाहते हैं कि मेरे किसी भी कंडक्टिंग डिवाइस में, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए कंडक्टर वी वांट इट टू बी वेरी लो।
किसी भी कंडक्टर के लिए इसको हम बहुत ही छोटा मानने की कोशिश करते हैं। कारण कैसा, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से इस पूरे फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल समझिए कि आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक आईसी चिप है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस होगा आपके पास में 101 ओम। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक आईसी लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस 101 ओम है। इनिशियली रूप से R1 की वैल्यू कितनी है, 101 ओम है। नॉर्मली अभी आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरा मोबाइल अभी आप नॉर्मली मेरे वीडियो देखने के पहले आप इस मोबाइल को चला रहे थे, उस समय इसका टेम्परेचर था आपके पास में 30 डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर मोबाइल का। जैसे आपने मेरी वीडियो चलाना आप लोगों ने स्टार्ट की, जैसे जैसे स्ट्रीम करना चालू हुआ, इसके जो एलिमेंट है उसमें करंट जाना चालू हुआ। करंट जाने के कारण क्या हुआ, एक हीटिंग मेरी चालू हो गई आई स्क्वायर आर टी, जिसकी हम अगली चर्चा करना चालू करेंगे। तो कुछ हीट निकलना चालू हो गई, उस हीट से क्या हुआ, ओवरऑल मेरी जो मोबाइल है उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। अब ये मेरा जो टेम्परेचर है मोबाइल का, कुछ सेकंड बाद, लेट अस 2 सेकंड बाद मेरे जो फाइनल मेरा टेम्परेचर रहा, इट विल बी इंक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ 20 डिग्री का इंक्रीमेंट हो गया मेरे पास में, और नाउ फाइनल डिग्री सेल्सियस आफ्टर 2 सेकंड विल बी 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना मेरा टेम्परेचर बन चुका है। अब मैं एज्यूम करके चलूं कि जो अल्फा की क्वांटिटी जिसको मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे बात कर रहा था, इसकी वैल्यू से मान के चलूं कि 1 है। कितनी है, 1। तो क्या होगा, उसकी कंसेप्ट समझना थोड़ा सा। कभी अल्फा की वैल्यू यहां पर मैं 1 करूं तो फॉर्मूला क्या होगा। अब मैं पता करना चाहता हूं कि क्या इस टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी जो आईसी लगी हुई थी जिसका कुछ रेजिस्टेंस पहले कितना था, 101 ओम था, क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है, 101 ओम है, 1 प्लस अल्फा, 1 अल्फा की वैल्यू 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T2 है 50 डिग्री सेल्सियस और T1 है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा 101, 1 प्लस 20 डिग्री, 50 माइनस 30 कितना होगा, 20 डिग्री, तो 101 इंटू 21, और इसको थोड़ा हम करके प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 202, ये हो जाएगा 12121। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2121। तो बोले सर इससे क्या फर्क पड़ा, इतना रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है। फर्क बताते हैं आपको हम थोड़ा सा, कि इतना रेजिस्टेंस बढ़ने से, मतलब कितना रेजिस्टेंस बढ़ा है, 21 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा है आपका मात्र 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से। इट मीन्स कभी आप घर में बैठे हुए हैं और गलती से आप घर में, आपका मौसम आ चुका है जहां पर टेम्परेचर 1 महीने के बाद 47 या 45 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका जो मोबाइल का टेम्परेचर है वो करीब करीब रेजिस्टेंस जो है करीब करीब 20 गुना बढ़ गया है। अभी 20 गुना बढ़ने से क्या होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको हम, 101 और 2021 से दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान के चलिए कि आपके मोबाइल के अंदर बहुत ही छोटा करंट फ्लो कर रहा था 0.5 मिली एम्पियर का। ठीक है, बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बड़े करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से हीटिंग की बात करता हूँ। हमने जब 12th में पढ़ते थे आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला क्या बताता था कि लेटर जो मेरे पास रेजिस्टिव एलिमेंट है, वहां कोई करंट गुजर रहा है, तो उस समय में कितना हीट निकल रहा है एज ए जूल के फॉर्म में, वो हम बताते थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि करंट की वैल्यू मेरे पास में 0.5 मिली एम्पियर है, और टाइम ले रहा हूँ 1 सेकंड का मात्र में यहाँ पर। सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में थी 101 ओम। ठीक है, 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 101 इंटू 1, और मिली सेकंड है तो -6 कर दो क्योंकि 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.25 इंटू 101 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पर इसकी बात करूं सो कैंसर, तो 25 10⁻⁻6 जूल का हीट फ्लो होगा। बहुत ही छोटा, मतलब 25 माइक्रो जूल का हीटिंग फ्लो होगा तुम्हारा। कितना, माइक्रो जूल का, जो कि बोलोगे सर बहुत ही कम है, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना हीट हुआ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ तुम्हारा रेजिस्टेंस मात्र 20 डिग्री बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना हो गया था, कितना हो गया था, देखा था 21,021, मतलब 2121 हो गया था हमारा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा देखना है यहाँ से। करंट भाई, यहाँ करंट बहुत ही छोटा फ्लो होता है हमारे मोबाइल से, तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी लेके चल रहा हूं मैं, और हीट जो होता है, हीट की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर 0.5 का होल स्क्वायर
और 10⁻, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 2121, 1 सेकंड का टाइम है मेरे पास में यहाँ पर, तो वापस 0.25 मल्टीप्लाई बाय -6 इंटू 21 थोड़ा सा प्लस मल्टीप्लाई करके देखो इसे क्या होता है, इससे थोड़ा सा करके देखो इसे। -530 -6 कितना गुना हीटिंग बढ़ी, ये बताओ। हीटिंग कितने गुना बढ़ गई, कितने गुना हीटिंग बढ़ी, 20 गुना। हो सकता है कि इस हीटिंग के कारण आपकी आईसी बर्न हो जाए, गर्म हो जाए और खराब हो जाए महंगी में। इट मींस इतना जो हीटिंग के कारण हो सकता है कि आईसी विल बी डैमेज। सो दैट्स व्हाई हम नहीं चाहते किसी भी एलिमेंट जो मेरे पास कंडक्टिंग मोड के अंदर है उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़े, मतलब हल्का सा टेम्परेचर देने के बाद या फिर टेम्परेचर राइज के बाद कोई भी उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़े, हमेशा नहीं चाहते। इसके लिए आप क्या हर समय बोलते हो, जो मैंने आपको लाइन बोली, अल्फा की वैल्यू, अल्फा शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, ताकि लेट अज्यूम कभी यहां पर अल्फा की वैल्यू होती 0.001, तो यहाँ पर में फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू मात्र आपकी कितनी बढ़ती, आपका कभी 101 है तो आपका टेम्परेचर बढ़ के ज्यादा सारा कितना होता 100 इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ के 101 हो जाता, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। पॉइंट के अंदर वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती, ठीक है, पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बोलते हैं अल्फा शुड बी एज स्मॉलर एज पॉसिबल, ताकि हमारे हीटिंग एलिमेंट गर्म होके फूके नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की चीजों को, जहां पर हम लोग एक बात समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने रेजिस्टेंस का पहलू समझा है उसको हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में समझेंगे। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या चीज होती है, करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। आज हमने समझा कि करंट फ्लो कैसे होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग टाइप ऑफ सोर्सेस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सोर्सेस से हम लोग ये बात करने की कोशिश करेंगे सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन को रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अंटिल दैट, थैंक यू सो मच।